नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मेहमान में हर बार हमारे साथ एक नई शख्सियत होती है, उसी तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेख इशफाक जब्बार साहब, जो कि एक बड़ा टफ मुकाबला करके गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एनसी के कैंडिडेट थे और जीत का परचम लहराया इन्होंने। और हमसे जानते हैं कि किस तरीके से ये पॉलिटिक्स में आए और आने वाले समय में अगर इनके पास कोई अच्छा पोर्टफोलियो या ये मंत्री बनते हैं, क्योंकि नौजवान नेता हैं, तो क्या क्या इनके जहन में वो चीजें हैं जिससे जम्मू कश्मीर रियासत का ये उद्धार कर सके। जी इशफाक साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले इशफाक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने पॉलिटिक्स की ओर रुख किया। देखिए, जैसा कि मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आपके इस चैनल को काफ़ी लोग सराहते हैं, और साथ साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि मेरा पॉलिटिक्स में आना, दरअसल शायद आपको पता ना हो, मेरे फादर साहब भी मिनिस्टर रह चुके हैं इस रियासत की। उन्होंने 30-40 साल खिदमत की है शेख जब्बार साहब के नाम से। जी। तो बदकिस्मती से उनको उग्रवादियों ने 90 के दशक में उनको शहीद किया। जी। क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे, उसी नाम पे उनको शहीद किया गया। छोटे शब्दों में कहें तो पॉलिटिक्स आपके खून में है। खून में। जी। तो उस वक्त मैं 8वीं जमात में पढ़ता था जब मेरे वालिद साहब का इस दुनिया से वो चले गए। तो काफ़ी उतार चढ़ाव हमने ज़िंदगी के देखे, उग्रवाद था, काफ़ी मुश्किलात देखे। उसी साये में हमारी परवरिश भी कश्मीर में ही हुई और तालीम भी हासिल की। तो बड़े मुश्किल हालात में गुज़रे, बड़े मुश्किल दौर से गुज़रे। लेकिन जो मेरे फादर साहब के साथी थे और वो जो उनका वो काम था गांदरबल के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जी, तो वो कहीं ना कहीं फिर लोग, उनके साथियों ने मुझे बड़ा किया कि एक खलासा पैदा हो गया, वैक्यूम है, आपको आना ही आना है। मैं 2000 में मैं पुलिस में मैं बहज़त सब इंस्पेक्टर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो 8 साल मेरी नौकरी रही, शॉर्ट स्पैन रहा। 2008 में मैं नौकरी छोड़ के मैंने 2008 के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया जी गांदरबल से। उस बार ही मैंने कोई 10,000 वोट के करीब हासिल किए, लेकिन जीत नहीं पाए, बहुत कम समय मिला। जी। तो उसके बाद फिर अब 2014 में फिर आ गए। 2008 में इशफाक साहब आपने किस पार्टी से इलेक्शन लड़ा? मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2008 में इलेक्शन लड़ा। जी। और उस बार बहुत ही कम समय में, मतलब 10,000 वोट का 10,000 के करीब वोट लिए वो, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट 1977 में खड़ा हुआ था। 77 के बाद 2008 में मैं ही खड़ा हुआ था। जी जी, बिल्कुल जब्बार साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस की पकड़ वहाँ कम थी गांदरबल में। एक जहन में बड़ा अटपटा सा प्रश्न उठ रहा है जो कि हमारी जनता भी आपसे ये सुनना चाहती है कि 2014 के इलेक्शन और 2008 के इलेक्शन में आपका सामना उमर साहब से हुआ और उमर साहब गांदरबल में जीत के वहां से गए। और 2014 में अगर एनसी का कैंडिडेट ही वहां जीतना था या लगता था जीतेगा, तो क्यों वो अपनी वहां की गांदरबल की सीट छोड़ के सोनावारी में गए और वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, उमर साहब का पहले से ये मानना था कि हम किसी लोकल लीडर को गांदरबल से ग्रो करेंगे। जी। उन्होंने मेरे से दो साल पहले ये बात कर रखी थी कि हम वहाँ लोकल को, क्योंकि वहाँ एक खानदानी सीट ये अब्दुल्ला फैमिली की थी। पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वहाँ से खड़े होते थे, उसके बाद हमारे कायदिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहाँ से लड़ते थे, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। तो वो चाहते थे कि कोई और सीट हम ले ले जिसको हम डेवलप कर सके। क्या मैं बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं, क्या आपको ये लगता नहीं था कि उमर साहब को गांदरबल की सीट से कहीं इनसिक्योरिटी सी फील हो रही थी? नहीं, हम सब ने उनको यही कहा था कि मैंने भी उनको कहा था, मैंने पेपर में भी मेरा आए थे, प्रेस रिलीज मेरा आया था कि अगर उमर साहब यहाँ से लड़ेंगे हम उसको यहाँ कामयाब करके भेजेंगे। लेकिन उन्होंने पहले से ही मन बनाया था कि मैं कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी लूंगा, गांदरबल को मैं अपना नुमाइंदा दूंगा। क्योंकि गांदरबल लोगों को एक्सेस जो थी वहाँ, उमर साहब वैसे थे वजीर आला, शायद वहाँ नहीं पहुंच पाते थे, मिल पाते थे। जो उन्होंने लोग रखे थे सामने, तो वो तो लोगों का उन्होंने
कोई भला नहीं किया। जैसे आपको पता ही है, वो लोग इलेक्शन लड़े, वो सालूरा थे, मोहम्मद यूसुफ भट्ट थे, या फिर शेख गुलाम रसूल साहब का चीफ सेक्रेटरी, वो भी चले गए। तो उनके हाथ में कमान थी उनके बाद गांधरबल की जी। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है, नहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, क्योंकि देखिए गांधरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक किला है जी, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, कभी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर नाराज, वो शायद वोट डालने ना निकले कभी कभी, उससे थोड़ा फर्क पड़े, लेकिन यह है कि वो दूसरी पार्टी को वोट नहीं देते। नहीं इशफाक साहब, इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं, क्योंकि इस समय के जो रुझान आए हैं वो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज जो है उनके नींव जो है वो हिल गई इस इलेक्शन में। बड़े बड़े, चाहे वो एनसी के हों, चाहे वो कांग्रेस के भी क्यों ना हो, बड़े बड़े हिल गए। तो आप जैसे कह रहे हैं कि गांधरबल एक किला था, तो मुझे ये लगता है कि आपसे लोगों को ज्यादा प्यार था और कहीं उमर साहब के अगेंस्ट कुछ रिजेंटमेंट जरूर थी। उमर साहब के खिलाफ रिजेंटमेंट नहीं थी। देखिए, जितने काम गांधरबल में डेवलपमेंट हुई उतनी शायद ही किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई जी। लेकिन ये उमर साहब भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, उसकी मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो पाई। वो मार्केटिंग का वो फुकदान रहा, उसी वजह से गांधरबल लोगों को पता नहीं चला। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो कौन सी चीज है न्यू गांधरबल पावर हाउस जो गांधरबल को नहीं मिली जी। अब यही था कि ग्रास पे वो उसकी मार्केटिंग सही से, जैसे छोटे शब्दों में कहा जाए कि कांग्रेस ने भी देखा जाए तो बहुत डेवलपमेंट करवाई, लेकिन उसकी पूरे ओवरऑल भारत में, पूरे ओवरऑल कंट्री में, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं थी, मार्केटिंग जो थी, और उसका खमियाजा आज उनको भुगतना पड़ा। जी इशफाक साहब, इस चीज को छोड़ के एक और चीज मैं आप पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से उमर साहब ने पूरे मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस था उसको देखते हुए हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में कहीं हद तक डेवलपमेंट हुई, तो क्या लोगों में रिजेंटमेंट थी कि हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ है वो नीचे आया? देखिए, ग्राफ ये किस्मत की बात है, ग्राफ इतना नीचे भी नहीं आया। जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस इलेक्शन में 10,60,000 वोट हासिल किए ओवरऑल, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 10 लाख वोट हासिल किए। तो ये किस्मत की बात है, उनके नंबर हमसे ज्यादा है। बाकी अगर आप वोट परसेंटेज देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कम नहीं है और हर खित्ते में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, ये है कि हमें कुछ परेशानियां हुई, जैसे स्कैम्स कई लोगों ने पिछली सरकार में, जो उमर साहब वाली सरबराही में, वो तो अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर के सिर ही आया। जी बिल्कुल। वो उमर साहब खुद भी कहते थे कि फला जगह डिग्री कॉलेज लगा तो ये फला एमएलए, फला मिनिस्टर ने करवाया, कहीं मेडिकल कॉलेज लगा ये फला ने करवाया जी, फला जगह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से दिए ये फला लीडर ने दिलवाए। लेकिन जब कश्मीर में सैलाब आया ये उमर अब्दुल्ला ने लाया। जी बिल्कुल। तो ये गलत बातों का ठीकरा जो है हाँ, उमर साहब के उन्होंने अपने सिर लिया, जो गलत बातें थी वो उमर साहब के सिर, क्योंकि वो हेड कर रहे थे। कहीं हमारे जो, मुझे माफ कर देना, मिनिस्टर साहब कुछ जगहों में कहीं इन्वॉल्व हुए, कहीं स्कैम सामने आए, वो भी एक लोगों में एक गुस्सा था। आज की डेट में आपको मैं कहूं कि एक पॉलिटिशियन को सबसे बड़ा चीज है जो इस वक्त एक एमएलए को, जो एक नुमाइंदे को, लोगों को एक्सेस होनी चाहिए अपने नुमाइंदे तक, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ग्राउंड, जो मिल सके लोगों तक, जो मिल सके और उसको जाना है। कहीं दुख हो सुख हो हर जगह उनको पहुंचना, लोग यही ज्यादा चाहते हैं। जी इशफाक साहब, इसी के साथ साथ मैं एक और चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप इस चीज को तो आप मानते हैं कि जो पिछली सरकार थी उसने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गलत काम किए थे जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ा? गलत काम तो हुए नहीं, अब किसी फर्द की गलती की वजह वो तो पूरे सरकार पे आ जाते, वरना जितना उमर साहब वाली सरबराही में सरकार ने डेवलपमेंट किया जे&के का, इतना मुझे नहीं लगता आज तक कोई सरकार कर पाई है। लेकिन यह है कि वही फिर वो बात आ जाती है मेरी, वो मार्केटिंग नहीं हो पाई और वो लोगों को एक एक्सेस नहीं थी जी। जो हारे उनको सोचना चाहिए हम क्यों हारे जी, उनको देखना चाहिए अपनी गलती। हम भी अब रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब है, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव हम शुरू कर रहे हैं ओपन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि किसी ओहदेदार के थ्रू ना हो, क्योंकि शायद उनका अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हो
ओपन होगी, जो भी चाहे वो। इशफाक साहब देखिए, आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे बड़े दिग्गज थे, जैसे हम फॉर एग्जांपल राठौर साहब का कहें तो उनका लास्ट 6 टेन्योर ऐसे थे जो जब से वो एमएलए रह रहे हैं। तो इस पर क्या ऐसा कुछ था उनके लिए, जो सबसे सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो वो उनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, ये चीज़ें पॉलिटिक्स में होती है। मैंने आपको पहले कहा कि वो हमारे सीनियर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे कोताही हुई, वो चीज़ें हमें रिपीट नहीं करनी, क्योंकि आजकल का यूथ थोड़ा डिफरेंट, उनकी सोच हमें समझनी है, ये क्या चाहता है, हमें उस चीज़ को पकड़ना है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेरा ये मानना है कि यूथ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना उनको मैनिफेस्टो, अपना एजेंडा बता के हमें उस तरफ उनको, क्योंकि हमारा इस वक्त यंग डायनेमिक हमारी लीडरशिप है उमर साहब की, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस उन तक अपना वो पहुंचा पाएगी। जी शेख साहब, ये तो रही हमारी, हम डिस्कशन कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पार्टी के अंदर की बात, लेकिन अब मैं पर्टिकुलर आपकी बात करता हूं कि आप एक नुमाइंदा चुन के आए हैं अपने गांधरबल से, और अल्लाह ताला ने अगर आप पे रहम किया तो इंशाल्लाह जरूर आप किसी ना किसी ओहदे पर भी जाएंगे। तो यदि आप किसी ओहदे पर जाते हैं तो क्या आपका विजन रहेगा कि किस तरीके से यूथ की भी और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी, और अगर आपको रहनुमाई करनी पड़े अपनी रियासत की, तो किस तरीके से आपका विजन है? तो सबसे पहले प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? मेरा पहली प्रायोरिटी डेवलपमेंट की तरफ रहेगी, यूथ की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा मेरा। जी, हमें एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज निकालनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरी खुशकिस्मती है कि उमर अब्दुल्ला ने काफ़ी कुछ वहाँ छोड़ा है जिसको मुझे आगे बढ़ाना है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, न्यू गांधरबल पावर हाउस है, हमें टूरिज़म की तरफ जाना है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स लगाने, ताकि यूथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़गार के मौके फराहम कर सके। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि गांधरबल के यूथ्स को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, उनको अपने रोजगार, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त। मतलब आपका विजन मेन पहला पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट मेरा प्रायोरिटी रहेगी, डेवलपमेंट हो रही है, होगी भी और करेंगे भी, लेकिन उसके साथ साथ हमें यूथ्स का देखना है, काफ़ी परेशानी में है, पढ़ लिख के उनको रोजगार के इतने मौके नहीं मिल रहे हैं। अब गांधरबल में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ हज़ारों को हम जॉब अकोमोडेट कर सकते, उसकी तरफ मेरा ज़्यादा तवज्जो रहेगा। और देखते हैं आने वाले वक्त, जो पिछला समय चला गया उस समय क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं थी गांधरबल में एम्प्लॉयमेंट की? क्यों नहीं थी, अब ये करने तक है। देखिए, आजकल आपको देखना है कि हम कैसे, जितना जो विजनरी होना बहुत ज़रूरी है, आपको दौड़ना है। और मैं अभी छोटा यंग हूँ, अभी मैं दौड़ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, अभी मैं डिलीवर कर सकता हूँ जी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह ठीक अच्छा डिलीवर, एक्सपेक्टेशन जितना लोगों ने मेरे से एक्सपेक्ट किया है मैं कोशिश डिलीवर करूंगा। देखिए शेख साहब, आपने ये बताया कि मेरा पहला मेन पॉइंट होगा एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। उसके साथ साथ और भी क्या कोई प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ? वही मैंने पहले ही कहा, प्राइवेट सेक्टर को हम लाएंगे, हम इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हमारे पास वहाँ एस्टैब्लिश करवाएंगे, ताकि कोई अपना यूनिट खोल सके, पढ़े लिखे हैं, उस एक के साथ 10 लोग और आ सकते हैं जिनको जॉब मिल सकती है। वो तो बहुत ज़रूरी है। आप हर किसी को तो हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, हाँ एकोमोडेट कर सकते हैं कहीं प्राइवेट, किसी को प्राइवेट सेक्टर में, किसी को बिजनेस क्लास में, किसी को कहीं। लेकिन यह है कि मेरा यही है कि हर किसी को कुछ ना कुछ वो रोज़गार में रहे, बिजी रहे अपने काम में। जो लोग नौजवान हैं, इस वक्त कश्मीर में ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त इन चीज़ों की, क्योंकि सैलाब भी आया, मिलिटेंसी टर्मोइल में भी काफ़ी तबाही हुई, काफ़ी लोग, काफ़ी घर बर्बाद हुए। क्योंकि मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ऐसे लोग भी हैं, मुझे पता है जिस घर में ऊपर छत ना हो उस घर की क्या हालत होती है, क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ। जिस घर में कोई उनका बड़ा चला जाए तो फिर क्या होती है घर वालों, घर के जो बाकी सदस्य, उनकी हालत मुझे पता है। जी जब्बार साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा
कि जो आज के युग में देखा जा रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो लड़कियों का लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, तो क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बच्चियों के लिए भी कुछ ऐसे कॉलेजेस या कुछ उनका इंतजाम करेंगे ताकि बच्चियां भी पढ़ के आगे निकले? क्यों नहीं, हमारा तो है गांधरबल में, तो मुझे लगता है लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है हमारा फीमेल्स में जी। हमारी फीमेल्स वो जो हमारे लास्ट टाइम हमने वो उम्मीद उड़ान स्कीम लॉन्च की थी, हमारे वहाँ गांधरबल से लेडीज तो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंची वो स्कीम चला। अभी आपको खुशी होगी ये कि गांव हमारे रूरल एरिया से जो स्कीम तो गांधरबल से ही लॉन्च हुई और बड़गाम से एक ब्लॉक से जी, तो वो गांधरबल की लेडीज इतनी इस वक्त एडवांस और काफी रिमोट एरियाज की है, वो आजकल टीचिंग करने दूसरे ब्लॉक्स में कश्मीर के दूसरे हिस्सों में जाके उनको समझाने के ये उम्मीद जो प्रोग्राम सरकार ने चलाया है उसका क्या मकसद, उससे क्या बेनिफिट्स है। मतलब आपका मानना यह है कि गांधरबल में फीमेल जो लिटरेसी रेट है वो बहुत है, मतलब अनपढ़ता बहुत कम है, बहुत कम है। जी इशफाक साहब, एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा जिसमें आपका विजन जनता को देखना है कि यदि आपको आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी किसी डिपार्टमेंट की दी जाती है तो क्या सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर हमारा घर है जी, हमारी पार्टी का भी स्टैंड है, हमारे जो फाउंडर है शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बौद्ध भी जितने भी हम सबको मिला के, मेरा भी ये मानना है कि सबको मिला के पूरी यकसार तरक्की हो, जम्मू में भी तरक्की हो, लद्दाख में भी, कश्मीर में भी, जो भी मुझे आज आगे मौके मिलेंगे लोगों की खिदमत के वो बराबर होंगे, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ें जो पार्शलिटी होती है उसका कहीं ना कहीं आपको कल को उसका नुकसान उठाना पड़ता है और आप अपने ज़मीर को भी कभी खुश नहीं रख सकते कि आप किसी के साथ कोई ज़्यादती करो। मेरा यही है कि हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए और आप भी दुआ कीजिए कि कोई सरकार बन जाए, क्योंकि 66% जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आए वोट डाले। जी बिल्कुल, उन्होंने गवर्नर के तो लिए वोट नहीं दिए, जवान यूथ ने खासकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि गवर्नमेंट बने। जी इशफाक साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन क्या कल अगर बीजेपी और एनसी का अलायंस कहीं होता है तो कहीं हवा उठ के आई थी कि एनसी के कई सीनियर लीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट दिखाई थी, तो क्या आप उस रिजेंटमेंट का हिस्सा हैं? देखिए, पहले तो हम ये कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड था कि हम सेक्युलर ताकतों के साथ अपना हाथ मिलाएंगे। जी, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट पीडीपी को दी। जी, हमने गवर्नर साहब को भी लिखा कि हम जब भी आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे जाएंगे तो हमसे बात की कंसल्टेशन कीजिएगा, हम उनको अनकंडीशनल सपोर्ट देने को तैयार है। अब पीडीपी को देखना है कि 6 साल कौन सी सरकार चल सकती है, क्यों बीजेपी और पीडीपी ये दरिया के दो किनारे हैं। मुझे लगता है क्योंकि बीजेपी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए हैं अभी, जी मैक्सिमम, जिनको अभी इतना भी ज्यादा एक्सपोजर पॉलिटिक्स का नहीं है, उनका फिर वो डिक्टेशन तो दिल्ली से ही चलेगा और वो डिक्टेशन स्टेट के लिए ठीक नहीं रहेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और अगर ग्रैंड अलायंस भी करना चाहे जो सेक्युलर फोर्सेस है तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं। मेरा प्रश्न कुछ और था, आपने उत्तर कुछ और दिया। मेरा प्रश्न इशफाक साहब ये था कि अगर बीजेपी का अलायंस एनसी से होता है तो क्या आपकी रिजेंटमेंट उसमें आएगी या नहीं आएगी, जिस तरह कई सीनियर लीडर्स की रिजेंटमेंट एनसी के आई थी? देखिए, इसमें 2-3 हमारे कुछ रिजर्वेशंस है। रिजर्वेशन 370 तो है ही नहीं, क्योंकि भाजपा के पास 2/3 अक्सरियत है दिल्ली में, क्यों नहीं वो तोड़ पा रही है 370? नहीं कर सकेंगे। ये पावर्स जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर को है और वो भी उसकी कितनी अक्सरियत हो वो तो एक पॉलिटिकल इशू है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। नंबर 2, जो उनका हम यहाँ हिंदुस्तान की सोच के जो लोग हैं वो सेक्युलर सोच के लोग हैं। ये घर वापसी जो रामज़ादा नहीं हरामज़ादा है, वो बच्चे वो जो दूसरे वो लोग कहते हैं, इससे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। जो माइनॉरिटीज मतलब जो हिंदुस्तान में रहती है
मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। जी बिल्कुल। ऐसी बातें, हमें इस देश को तोड़ना नहीं है, हम इस देश का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। हमने, मेरे फादर ने अपना आखिरी खून का कतरा इस देश के नाम पे दिया, तो हम भी उसी सोच के हैं जी। जो ये बातें, अगर वो कोई जो उनके हार्ड कोर है वो चीजें छोड़ दे, अगर हमारा सिर्फ इतना हो कि डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर का हो, तो हमारे लीडरों को भी सोच देखना है, फिर कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है। मगर उसमें कंडीशन ये है कि वो जो उनके कुछ स्टैंड्स है जो एंटी, हमें लगता है कि वो लोगों के हित में नहीं है, उसका तो, और इज्जत के साथ हम तो उसका कभी हिस्सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। जी जब्बार साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हो, आपकी इस बातचीत को सुन रहे होंगे और देश के कोने कोने में आपकी ये बातचीत सुनी जा रही है। क्या एक मैसेज आप यूथ के लिए देना चाहेंगे जिससे हमारा नौजवान, क्योंकि आप एक नौजवान तबके से बिलोंग करते हैं, आपने अच्छी भली नौकरी इस पॉलिटिक्स के लिए छोड़ी ताकि यूथ को आगे बूस्ट किया जा सके, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज होगा अपने यूथ्स को कि आप लोग आइए, सामने जुट जाइए, क्योंकि आज वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, जो लीडरशिप है, जो नुमाइंदे आपके वो बदल रहे हैं, आपके यूथ्स आगे आ रहे हैं, और हमें आपके जज्बातों का पूरा एहसास है। हम भी कुर्बानियां दे के आए हुए हैं, हम ऐसे नहीं इस में आए कि ऊपर से ही कहीं से टपक पड़े, हमने काफ़ी सेक्रीफाइस किए हुए हैं, तो हमें पता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, हम आपके साथ जुड़ना चाहते। हमें ये भी एहसास है कि हमें भी ये धरती ये छोड़ के जाना है एक ना एक दिन, और वो चीज हम करें कि जिससे कल को भी हमें लोग याद करें, नहीं कोई ना कोई जिसने कोई अच्छा काम किया था इस स्टेट के लिए, यहाँ के स्टेट के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए। और आज बुरे लोग नहीं हैं, आज अच्छे लोग भी हैं जो इसमें एक हिस्सा, तभी डेवलपमेंट हो रही है, तभी हो रही है, और आपकी हम पूरी खिदमत करेंगे। आप एक मौका दे दीजिए। हमारी लीडरशिप भी इस वक्त सिंसियर है, वो भी इस वक्त चाहती है कि नौजवान आगे आए और स्टेट को हम अच्छे डेवलपमेंट की तरफ और अच्छे रास्ते पे। जी बिल्कुल इशफाक साहब, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। चर्चा के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए हमें आपसे विदाई लेनी पड़ेगी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ शेख इशफाक जब्बार साहब, जो कि गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत का पश्चिम नेशनल कॉन्फ्रेंस का लहरा के अब असेंबली में आए हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि अल्लाह ताला चाहे इन्हें तो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने का भी मौका मिले, जम्मू कश्मीर में किसी एक डिपार्टमेंट को संभालने का मौका भी मिले। और हम तो यही दुआ करते हैं कि ऐसे नौजवान पढ़े लिखे लोग जम्मू कश्मीर रियासत में आने चाहिए जो युवा के लिए सोचे, क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत अलग रास्ते पर चल चुकी है, नशे की तरफ चल चुकी है, क्योंकि खासकर हमारी रियासत में अनएम्प्लॉयमेंट के होते हुए और मिलिटेंसी के होते हुए वो पनप रही है, और बच्चे जो हैं आज नशे की ओर भाग रहे हैं। तो चाहिए कि आज यूथ आए, और यूथ ही उनके दिल को समझ सकता है, उनका उद्धार कर सकता है। इसलिए हम भी यही कहते हैं कि बढ़ चढ़कर यूथ जो है अच्छे कामों की तरफ आए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, ये नशे की लत जो है बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। इसी से हमारी इकॉनमी बढ़ेगी रियासत की, और रियासत की इकॉनमी बढ़ी तो देश की इकॉनमी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और हमारा देश भी कहीं नंबर 1 कहलाने के काबिल होगा। इसी के साथ दर्शकों आपसे विदाई लेते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।